चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। आज देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई 4 है ना, पाठ 4 हम लोग का सांख्यिकी। ठीक है, इससे पहले जो भी 3 पाठ तक था है ना, सभी अभ्यास हल कर दिया गया है ना। आज देखिए, आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 4A है ना, इसको हल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले की जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अभ्यास को हल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग को दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, या यहाँ पर दिया हुआ है ना, सांख्यिकी के आंकड़े उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, आंकड़ों को एकत्र करना, व्यवस्थित करना तथा उनको वर्गीकृत करना। ठीक है, अवगीकृत। ठीक है, आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाना। ठीक है, अवगीकृत आंकड़ों के चित्र ग्राफ मतलब पिक्टोग्राफ, ठीक है, अंग्रेजी में से कहेंगे, ठीक है, बनाना। अवगीकृत आंकड़ों के दंड आरेख मतलब अंग्रेजी में से बार ग्राफ, ठीक है, बनाना, या फिर इसको दंड आरेख को इसको क्या बोलेंगे, दंड आरेख को बोलेंगे बार ग्राफ, बनाना। अवगीकृत आंकड़ों का मिश्रित दंड आरेख बनाना तथा उसकी व्याख्या करना, यही सब हम सीखेंगे इसके अंतर्गत। तो चलिए भूमिका हम लोग पढ़ लेते हैं। भूमिका में हमको दिया हुआ है, आपने टेलीविज़न और समाचार पत्र में क्रिकेट का स्कोर बोर्ड अवश्य देखा होगा। ठीक है, जैसे मैच वैच हम लोग देखते हैं तो स्कोर बोर्ड जो भी दिखाता है ना, कोई कौन खिलाड़ी कितना रन बनाया है ना, तो इस स्कोर बोर्ड में पूरे खेल का ब्यौरा दर्शाते हैं। खेल में कौन कितना रन जीता, कौन कितने रन से जीता, खेल में कौन कितने रन से जीता या हारा। इस सूची के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण और अति उपयोगी सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं। खिलाड़ियों में किसने कितने रन बनाए और सबसे अधिक कितने रन बनाए, मतलब अगर चार्ट दे दे उसका ना, सारणी दे दे, तो हम उसका जैसे बता देंगे कि कौन सबसे अधिक रन बनाया, ये सब हम लोग तुलना करके निकाल लेंगे है ना, सबसे अधिक कौन रन बनाया और इसके अतिरिक्त कितने रन बनाए और सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ने कितनी गेंदों में रन बनाए। ठीक है, कुल कितना समय लगा, ठीक है, कुल कितना समय लिया, ठीक है, आदि के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित एक दिवसीय क्रिकेट मैच का स्कोर बोर्ड नीचे दर्शाया गया है ना। देखिए यहाँ पर सभी गेंदबाजों का नाम दिया गया है, इसने इतना सब 10-10 ओवर फेंके हैं। मेडन मतलब जिसमें एक भी रन नहीं बनता है, मेडन ओवर ये बना। ठीक है, और यह दिए गए रन मतलब इतना रन दिया। ठीक है, और विकेट इसने 2 लिया। ठीक है, यहाँ पे विकेट दिया गया है, मतलब ब्रेकन जो है गेंदबाज उसने 10 ओवर देकर 3 मेडन उसमें था ओवर, और ठीक है 54 रन दिया, 2 विकेट भी लिया। ठीक है, अब इसी तरह जिसका भी देखना रहेगा, इंसान ने 10 ओवर फेंका, 2 मेडन ओवर निकला उसमें से, 45 रन दिए, और ठीक है, और यहाँ पे 2 विकेट भी लिया। ठीक है, इसी प्रकार इसको समझ लेंगे, सबका दिया हुआ है, मलिंगा, जॉनसन, ये सब दिया है। ठीक है, आ जाते हैं बल्लेबाज, मतलब अब जो बैटिंग करता है उसको दे रहा है ना, कि गंभीर ने इतना रन बनाया, इतना गेंदें खेली और इतना समय लिया। ठीक है, गंभीर ने कितना 71 रन बनाए, 62 गेंदें खेली और 55 मिनट समय लिया। ठीक है, अच्छा सचिन ने 70 कितना रन बनाए, 76 गेंद लिया और 65 मिनट समय लिया। ठीक है, और इसने 70 रन बनाया। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे दे दिया ना, यहाँ पे सारणी आपको दे दिया है ना, तो आप इसको देख कर बता देंगे कौन सबसे अधिक रन बनाया। अच्छा, कौन सबसे अधिक रन बनाया, तो यहाँ पर बनाया तो 71 हो गया, इससे भी ज़्यादा कितना संगकारा का है, यही 78 रन, यही सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, संगकारा ने अधिक रन बनाया। चलिए, अच्छा इसके नीचे भी दिया हुआ था है ना, यहाँ पे 3-2-6 रन दिया था, तो उमेश यादव अतिरिक्त ये सब बनाए, तो इसका मतलब ज़्यादा नहीं है ना, सबसे ज़्यादा किसका है, इसी का है, संगकारा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। स्कोर बोर्ड देखकर आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि किस गेंदबाज ने सर्वाधिक मेडन ओवर फेंका। ठीक है, और किस बल्लेबाज ने सर्वाधिक रन बनाए। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है ना, कितना कौन मेडन ज़्यादा फेंका, 3 यही फेंका है, ब्रेकर ने सबसे ज़्यादा मेडन ओवर फेंका है। और पूछेगा कि किस बल्लेबाज ने सर्वाधिक रन बनाया, तो आपको बताया हमने संकारा ने बनाया। ठीक है, और आगे दिया हुआ है, आपकी कक्षा के शिक्षक द्वारा प्रतिदिन शिक्षार्थियों की उपस्थिति, जैसे रजिस्टर टीचर लोग लेकर आते हैं रजिस्टर ना, तो उसमें दिया रहता है कि कौन मतलब किस दिन कौन अब्सेंट है ना, सभी दिन दिया रहता है उसमें है ना। और जैसे नाम रहता है, कोई अब्सेंट रहता है तो उसको अब्सेंट लगा दिया जाता है, प्रेजेंट रहता है तो प्रेजेंट है ना। तो आगे हम पढ़ते हैं, तो रजिस्टर में अंकित करते हुए तथा
परीक्षा के बाद कक्षा के शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को भी एक रजिस्टर में अंकित करते हुए आपने अवश्य देखा होगा, ठीक है। जितना भी आता है रजिस्टर में देखते हैं, या फिर आपको जैसे जो भी रहता है मार्कशीट रहता है ना, तो जैसे बताता नहीं है उसमें कि जैसे कौन विषय था, आप किस विषय में आपका नाम रहेगा, पिताजी का नाम रहेगा, और आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, फिर यह रहेगा कि मतलब आप हिंदी में कितना नंबर पाएँ, और फिर और जो भी आपका चैप्टर रहेगा, भूगोल है ना, अंग्रेजी कितना कितना आप नंबर पाएँ, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि अवश्य देखा होगा, प्रतिदिन समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविज़न एवं अन्य संचार साधनों में विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, है ना। बहुत सारे आप ये सब देखेंगे ना, तो पत्रिकाओं में मिलेगा, समाचार में, टेलीविज़न पर बहुत आंकड़ा दिखाता है, ठीक है। आप यह भी जानते हैं कि सभी आंकड़े हमें किसी न किसी प्रकार की सूचना अवश्य देते हैं, जाहिर सी बात है सूचना ही देते हैं, है ना। कि अच्छा यह वाला था, है ना, स्कोर बोर्ड रन वाला था तो इसमें रन उनके बारे में बताएगा, क्रिकेट के बारे में बात करेगा, है ना। तो देखिए इसी प्रकार आप अपने दैनिक जीवन में संख्याओं को सारणी के रूप में व्यक्त और उनके मूल्य, रेल के आने जाने का समय, जैसे आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो कौन गाड़ी का कितना समय आएगा, कितना समय लेट है, ये सब बताता है उस पर, ठीक है। उसका क्या नंबर है ना। जाने का समय, आने जाने का समय, बस के आने जाने का समय आदि को देखा होगा, ठीक है। ये सारणी हमें आंकड़े, डाटा, ठीक है, उपलब्ध कराती है, ठीक है। आगे हमको दिया हुआ है कि आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाओं देने के लिए एकत्रित किए गए जाते हैं, है ना। आपको कुछ सूचना देना है, सबका सूचना देना था, मतलब जैसे इसमें था तो रन ओवर सबका सूचना दे दिया है ना, सब कुछ बता दिया। या किसी एक दिवसीय मैच का है ना, ऐसा तो नहीं है कि सभी मैच का है, किसी एक ही मैच का है। किसी निश्चित उद्देश्य से आंकड़े एकत्रित किया जाता है, जैसे किसी निश्चित उद्देश्य से, ठीक है। यह एक ही ओवर मतलब एक ही मैच का था ना, अब दूसरे मैच के लिए दूसरा ऐसा ही बनाएगा, आंकड़े तो ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन दूसरे के लिए ब्रेकली हो सकता है, 10 ओवर फेंका है तो ये हो सकता है एक ही मेडन ओवर निकले, मतलब कुछ भी होगा, जो भी होगा, तो आपको मतलब उसको साड़ी अलग से बनेगा उसका ना। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है आंकड़ों की विशेषताएं, सोचे, तर्क करें और निष्कर्ष निकालें। हम जानते हैं कि किसी प्रदेश में प्रति हेक्टेयर गेहूँ की उपज में प्रतिवर्ष एक समान नहीं रहती, है ना। जाहिर सी बात है समान नहीं रहेगा, जैसे मैंने इसको बताया कि हो सकता है उसमें ये 2 विकेट लेकर 3 विकेट ले ले, 4 विकेट ले ले, कम भी ले सकता है, ठीक है। समान नहीं रहेगा, है ना, हमेशा आंकड़े बदलते रहेंगे। तो देखिए यहाँ उपज प्रतिवर्ष समान नहीं रहती, बल्कि बढ़ या घट जाती है, ठीक है। इसी प्रकार एक प्रदेश में प्रति हेक्टेयर गेहूँ की उपज एवं दूसरे प्रदेश के प्रति हेक्टेयर गेहूँ की उपज में अंतर होता है ना, अर्थात आंकड़े परिवर्तनशील रहते हैं ना। जैसे यहाँ पे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का निकाला है तो कुछ और आंकड़े रहेंगे, मान लीजिए मध्य प्रदेश का गेहूँ का आंकड़ा निकला है तो उसका कुछ अलग रहेगा, है ना। इसीलिए कहा है दूसरे प्रदेशों का, है ना, अलग अलग रहता है। यहाँ पर दिया हुआ है आगे कि एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि किसी कक्षा के एक छात्र के गणित, दूसरे छात्र के विज्ञान और तीसरे छात्र के अंग्रेजी विषय के प्राप्तांकों की तुलना करनी है, ठीक है। तो इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, है ना। जैसे कह रहा है ना कि अब कोई देखिए पहले तो लड़के ही 3 है ना, 3 लड़के हैं, एक ही लड़का का हर एक विषय का तुलना रहता है तो ठीक है। लेकिन कह रहा है ना कि अब एक लड़के का कोई अलग बच्चा है, ठीक है, आप उसका गणित का चेक कर रहे हैं प्राप्तांक की वो कितना पाया, फिर दूसरे विद्यार्थी का आप चेक कर रहे हैं, दूसरे छात्र का विज्ञान का चेक कर रहे हैं, तीसरे छात्र का आप अंग्रेजी का प्राप्तांक तुलना कर रहे हैं, तो इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ठीक है। किंतु यदि तीनों छात्रों द्वारा केवल किसी एक विषय, ठीक है, किंतु यदि तीनों छात्रों द्वारा किसी, ठीक है, एक विषय गणित, विज्ञान अथवा अंग्रेजी के प्राप्तांकों की तुलना के जैसे कुछ निष्कर्ष निकलेगा। जैसे कह रहा है ना, अगर तीनों छात्र रहता है, अगर सबका अंग्रेजी का हम लोग लिखते हैं, है ना, कि अंग्रेजी में पहला छात्र कितना पाया, दूसरा छात्र कितना पाया, तीसरा छात्र को कितना पाया, तो हम बता सकते थे कि हाँ कि कौन अधिक पाया, कौन कम पाया, है ना। लेकिन इसमें हम लोग जैसे अलग अलग छात्रों का अलग अलग विषय का बात करेंगे ना, तो कुछ भी हम तुलना नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। तो प्राप्तांकों की तुलना करनी होती है, निष्कर्ष निकाल जाता है कि उस विषय में किस छात्र की उपलब्धि अच्छी है, मतलब कौन अधिक नंबर पाया, है ना। तीनों का एक ही विषय का आप चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यह देखते हैं कि सजातीय आंकड़े होने पर ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है किसी एक विषय का चेक करेंगे तभी हम लोग पहुंच सकते हैं ना। मान लीजिए कि किसी कक्षा में छात्रों की ऊंचाई का अध्ययन करना है, इसके लिए कक्षा के सभी छात्रों की ऊंचाई ज्ञात करनी होगी तथा तभी विश्लेषण करके कोई अनुमान या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक छात्र की ऊंचाई अर्थात केवल एक आंकड़े की तुलना नहीं कर सकते हैं ना,
तुलना करने के लिए आंकड़े का सदस्य समूह में होना चाहिए। जैसे कह रहा है ना कि सबकी, जैसे लड़के हैं, अगर कोई कक्षा के लड़के हैं सभी ना, तो सभी लड़कों का आप नापेंगे लंबाई तो हाँ पता चलेगा कोई बड़ा है कोई छोटा है, मतलब जो भी है सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, मीटर में नाप रहे हैं, तो कोई बड़ा छोटा मतलब ऐसे आएगा घटते क्रम या बढ़ते क्रम में, जैसे भी आप लिखेंगे उसको तो आपको कुछ ना कुछ आंकड़ा मिलेगा। लेकिन सिर्फ आप एक विद्यार्थी का आप चेक करेंगे, है ना, एक विद्यार्थी का आप सिर्फ नापे रहेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं आंकड़ा बनेगा ही नहीं, ये हमेशा समूह में ही बनेगा। ठीक है, हम लोग आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है कि जो तथ्य संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं किए जा सकते उनका अध्ययन सांख्यिकी के अंतर्गत हम नहीं कर सकते, है ना। सांख्यिकी में हमेशा संख्याओं का मतलब करना होता है। ठीक है, जैसे ईमानदारी का कोई प्रमाण नहीं है ना। मित्रता, इसका कोई ऐसा नहीं हम लोग कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा जो भी चीज़ रहना चाहिए वो संख्या में रहना चाहिए, नंबरों का हमेशा तुलना करना चाहिए कि इतने लोग थे, मतलब चलिए किसी सभी गाँव का तुलना करना है तो बताना पड़ेगा कि इस गाँव में इतने लोग हैं, इस गाँव में इतने लोग हैं, ताकि गाँव का अगर तुलना कर रहे हैं तो पता चले किस गाँव में कितने अधिक व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इस तरह ऐसे नहीं कि किसी का ईमानदारी का तो तुलना कर नहीं पाएंगे कि इसका 10 पॉइंट ईमानदारी है, इसका 11 पॉइंट है, ऐसा तो कुछ नहीं बता सकते आप। ठीक है, न मित्रता न चरित्र आदि, इसका कोई भी हम लोग प्रमाण नहीं दे सकते, है ना। तो देखिए आगे दिया हुआ निष्कर्ष, आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं, है ना। बता रहे थे कि अलग अलग समय पर अलग अलग आएगा, है ना, अलग अलग मैच होगा तो अलग अलग उसका मतलब आंकड़ा बनेगा, है ना, कि अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग कुछ है, मतलब कुछ अलग अलग। जैसे यहाँ पे गेंदबाज का था तो गेंदबाज क्या करेगा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि अब ये एक मैच का है ना, एक दिवसीय मैच का है, तो ऐसा भी नहीं है कि हर मैच का एकदम ऐसा ही सारणी बने, हमेशा चेंज होता रहेगा। ठीक है, और सजातीय आंकड़े होने पर तुलना करके निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं ना। सजातीय मतलब एक ही होना चाहिए। जैसे दे रहा था ना कि कोई अलग अलग 3 विद्यार्थियों की भी बात कर रहा था, उनके अलग अलग विषय तीनों की बात कर रहा था, तो इसलिए निष्कर्ष वहाँ पे कुछ नहीं निकल रहा था, है ना। अगर एक ही विषय की बात कर देता तभी निकल पाता, है ना। अगर तीनों छात्रों की निकाल रहा था तो वहाँ पे सिर्फ एक विषय की बात करता, तभी हम लोग तीनों का आंकड़ा में तुलना कर पाते कौन अधिक पाया कौन कम पाया। ठीक है, मतलब एक ही होना चाहिए, सजातीय होना चाहिए। आंकड़े सदैव समूह में एकत्र किए जाते हैं, है ना। जैसे कि लंबाई नाप कर, अभी आप पीछे बताया कि लंबाई नापना है तो कक्षा के सभी छात्रों का नापना पड़ेगा, तभी आप कुछ बता सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है ना। लेकिन आप सिर्फ एक विद्यार्थी का आप नाप कर कुछ भी नहीं बता सकते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि आंकड़े सदैव संख्यात्मक राशि होना चाहिए, मतलब संख्यात्मक ही होना चाहिए, संख्या के रूप में होना चाहिए, तभी हम लोग तुलना कर पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसी कारण हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ईमानदारी मित्रता का कोई भी इसमें संख्या रहेगा ही नहीं कि कौन कितना किससे कौन मित्रता है ना। चलिए आ जाते हैं कितना, और यहाँ पर दिया हुआ है आंकड़ों का संग्रह। तो किसी समस्या के अध्ययनकर्ता का सबसे पहला कार्य आंकड़ों का संग्रह करना है। ठीक है, आंकड़ों को इकट्ठा करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि हम इनका उपयोग किसके लिए करेंगे। ठीक है, दिया हुआ है कि आंकड़ों का संग्रह करेंगे तो हमको पहले आंकड़ों का संग्रह बनाना पड़ेगा, और आवश्यकता होगा कि इसका हम लोग उपयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, इनका उपयोग किसके लिए करेंगे। ठीक है, तो क्रियाकलाप, अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों के 2 समूह बनाइए, है ना, 2 समूह बना दीजिए। प्रत्येक समूह में निम्नांकित ठीक है प्रकार से आंकड़ों में एक प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित कीजिए। ठीक है, आपकी कक्षा में 10 शिक्षार्थियों की ऊंचाई, ठीक है, कि किसी एक माह में प्रत्येक कार्य दिवस में उपस्थित रहने वाले अपने कक्षा के शिक्षार्थियों की संख्या। जैसे कह रहा है ना कि आपके जैसे कि 2 सारणी बनाना है। ठीक है, 2 सारणी में पहली सारणी में आपको क्या लिखना है, 2 समूह बनाना है। ठीक है, और दोनों समूह पहले में आपको लिखना है कि अपनी कक्षा के 10 शिक्षार्थियों की ऊंचाई, जो भी शिक्षार्थी है उसका ऊंचाई लिख देंगे एक समूह में। ठीक है, चलिए, और दूसरा में लिखना हम लोग को कि किसी एक माह में प्रत्येक कार्य दिवस में उपस्थित रहने वाले अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों की संख्या। ठीक है, मतलब कोई ऐसा जो उन विद्यार्थियों को हमको लिखना है। ठीक है, जो क्या होता है हमेशा मतलब आते हैं, कोई भी प्रोग्राम रहता है स्कूल में ना, तो वो हमेशा आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई खास दिवस है ना, कोई कार्य दिवस है तो उस दिन नहीं आ रहे हैं वो सब। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि प्रथम समूह में शिक्षार्थियों ने स्वयं आंकड़े एकत्र किए, जैसे शिक्षार्थियों की ऊंचाई ज्ञात करना है। दूसरे समूह में के शिक्षार्थियों ने स्रोत से आंकड़े एकत्रित किए। ठीक है, जैसे उपस्थित शिक्षार्थियों की संख्या अपनी कक्षा की उपस्थिति पंजिका से प्राप्त किए। ठीक है, यह आपको कैसे मिलेगा,
आपके मतलब जो भी रहेगा उपस्थित, अब्सेंट, प्रेजेंट जिसमें लगाया जाता है उससे ही इसको प्राप्त कर सकते हैं आप। ठीक है, कि कौन आया कौन नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतः आंकड़ों का संग्रह दो प्रकार से किया जाता है, प्राथमिक स्रोत से और द्वितीयक स्रोत से। ठीक है, मतलब यह अपने से ही कर दिए हम लोग। लंबाई अगर सभी छात्रों को नापना रहेगा तो अपने से ही नाप कर फिट हो गए, लेकिन इसके लिए हम लोग क्या होगा, इसके लिए हम लोग को रजिस्टर की आवश्यकता पड़ना पड़ेगा। इसके लिए द्वितीयक सूत्र है, ताकि हम लोग देखेंगे कौन आया कौन नहीं गया। ठीक है, जिन सूत्रों को से प्रथम बार में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक सूत्र कहते हैं, है ना। पहले या आप स्वयं कर दें उसको, ठीक है, तो प्राथमिक सूत्र। तथा जिन सूत्रों के पहले उपलब्ध करने से पहले वांछित आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं वे द्वितीयक सूत्र कहलाते हैं। मतलब किसी और चीज़ की आपकी और सूत्र की आवश्यकता हो रही है ना, कि हमको यह आंकड़ा बनाना है तो हम लोग को करना पड़ेगा, है ना, रजिस्टर देखना पड़ेगा या फिर कुछ और की मदद लेनी पड़ेगी, तो द्वितीयक सूत्र कहलाते हैं। इस प्रकार आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक आंकड़े, जब कोई शोधकर्ता किसी उद्देश्य का ध्यान में रखकर स्वयं आंकड़े को एकत्रित करता है तो इन आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। द्वितीयक आंकड़े, यह दिया हुआ है कि जब कोई शोधकर्ता किसी अन्य उद्देश्य को संकलित किए गए आंकड़ों, मतलब जैसे ये टीचर बनाए थे, है ना, अध्यापक हम लोग का बनाए थे। जब कोई शोधकर्ता किसी अन्य उद्देश्य से संकलित किए गए आंकड़ों को अपने प्रयोग में लाता है ना, वह अब्सेंट प्रेजेंट के लिए लाए थे तो आपने उसको मिला लिया कि एक दिवसीय के लिए आपने देख लिया, है ना, तो इन आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। प्राथमिक स्रोत से प्राप्त आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं और द्वितीयक स्रोत से प्राप्त आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। आंकड़ों का संकलन, मात्र आंकड़ों के संग्रह से हमें विशेष सूचना नहीं मिल सकती। ठीक है, अतः वांछित जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले आंकड़ों के का आवश्यकता अनुसार संकलन करना होता है। इसे समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरण पर ध्यान दीजिए। गणित, है ना, गणित शिक्षिका कविता कक्षा 6 के चुने हुए 10 शिक्षार्थियों का गणित विषय में प्रदर्शन जानना चाहती थी ना, तो कक्षाध्यापिका नमिता ने परीक्षा में प्राप्त किए अंकों की सूची कविता को दी। उसमें से अंक निम्नलिखित प्रकार से दिए लिखे गए थे। ठीक है, 38, 42, 45, 30, है ना, 40, 30, 50 इस तरह लिखे गए। इस रूप में लिखे अंकों को बच्चों में का प्रदर्शन कैसा था, गणित शिक्षिका को कोई निष्कर्ष निकल नहीं सकता। जैसे कह रहा है ना कि एक अध्यापिका थी, गणित की शिक्षिका कविता थी ना, ये सोची कि मतलब हम देखें कि हम लोग के जैसे 10 शिक्षार्थी ना, कि कोई मतलब इन सब का परफॉर्मेंस देखना चाहती थी, मतलब इन सब का टेस्ट लेना चाहती थी। तो ये सोच रही थी कि बिना टेस्ट लिए भी काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पहले नमिता जो हैं टीचर, पहले की कक्षा अध्यापिका, उन्होंने टेस्ट ले लिया है। तो बस वो यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे कि कौन शिक्षार्थी कौन कितना अंक पाया ना, कि कौन बच्चा कितना पाया। तो यहाँ पर बस ये सिर्फ अंकों को लिखिए कि बस 38, 42, तो ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन पाया है ना। यहाँ पे राहुल, श्याम जो भी नाम रहता है तो प्रत्येक का नाम लिखा रहता है कि हाँ फलाना इतना पाया है, ये इतना पाया है, तब पता चल जाता है कि हमको कौन कितना पाया है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अंकों को लिखा गया है, इससे नहीं पता चल पाएगा हम लोग को ना कि कौन सा जानकारी अधूरी है। ठीक है, तो इस रूप में लिखे गए अंकों को बच्चों का प्रदर्शन कैसा था, गणित शिक्षिका को कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकी। सही बात है, कोई नहीं निष्कर्ष निकाल सकेंगी। अतः कविता को स्वयं अंक पत्र से अंकों की सारणी रूप से निम्नलिखित प्रकार से लिखा। अब देखिए, अब हम लोग मिला देंगे कि आशीष कितना पाया। ठीक है, आशीष 50 पाया है। ठीक है, और अमिता पाई 48, मनीष पाया है ना। इसमें देखिए पूरा दे दिया गया है ना। यहाँ से हम लोग निष्कर्ष नहीं निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ से निकाल दिए कि कौन कितना पाया है, कौन कितना पाया है। 10 कितना थे, 10 विद्यार्थी थे और 10 का यहाँ पर दिया गया है ना, कि गणित में सब लोग कितना कितना अंक पाए हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक पाया था कौन, यहीं पाया आशीष, और सबसे कम यहीं पाया है ना। चलिए, नेहा सबसे कम पाई है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। इस सारणी में कविता को सूचना मिल गई कि कक्षा में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका था। ठीक है, इसी का था, आशीष का। अन्य बच्चों में किसने कितना अंक प्राप्त किए हैं। अच्छे प्रदर्शन के लिए किससे अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। अच्छे प्रदर्शन करने के लिए इसी नेहा को सबसे ज़्यादा अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसे कीजिए। कह रहा ना कि अपने मित्रों में चर्चा कीजिए और अपनी कक्षा में 20 शिक्षार्थियों का भार किग्रा में तथा ऊंचाई मीटर में लिखकर निम्नलिखित का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सबसे अधिक भारी कौन। जैसे आपके विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं ना, तो सबका आप यहाँ पर नाम लिख लेंगे, क्रम लिख लेंगे पहले पर, जो भी आपके विद्यार्थी हैं। ठीक है, यहाँ पे, और सबका यहाँ पे भार लिख देंगे, है ना। यहाँ पे प्राप्तांक न लिखकर आप लिखेंगे भार।
ठीक है। तो आप देखेंगे कि कौन कितना भारी है ना। सबका यहाँ पर जैसे मान लेते हैं यहीं 10 छात्र थे, ठीक है, यहीं आपके 10 मित्र हैं, तो आप ऐसे क्रम बना लिए, ठीक है, 5 6 7 8 है ना, सबको बना लिए। देख लें यहाँ पे 20 शिक्षार्थियों का कहना है ना, तो यहाँ पे 20 क्रम संख्या 20 तक बनाएंगे आप, ठीक है। 20 बनाने के बाद आप सबका नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद सबका भार लिखेंगे कि कौन कितना आया, ठीक है। तो आप वहाँ पे बता देंगे कि कौन कितना भारी है, जो नाप लेंगे आपके जो जितना भारी रहेगा, ठीक है। और आपके मित्र के भार में कितना अंतर है ना। मान लेते हैं कि आप 5 किलो, मतलब 5 नहीं, मान लेते हैं कि आप, चलिए मान लेते हैं कि आप 20 किलो के हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। देखिए अब मान लेते हैं कि आपका कितना, मान लेते हैं कि आप आ गए ना, चलिए यहाँ पर बता देते हैं, आप आ गए 20 किलो के, ठीक है, और आपका जो मित्र है वो 25 किलो का है, ठीक है। ये बाकायदे साड़ी से आप करेंगे, ठीक है। तो आप इन दोनों में आपका अंतर कितना है, अंतर आ जाएगा 5 कीजिए का, ठीक है। तो आप ये लिख देंगे कि आपका जो भी अधिक रहेगा है ना, कि मुझसे वो 5 किलो अधिक है ना। अगर आपका 20 है, उसका 25 है, तो लिख देंगे कि मेरे से वो 5 किलोग्राम क्या है, अधिक है उसका भार। चलिए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। आगे दिया हुआ है कि आपके मित्र से, जो भी आपका कोई खास मित्र रहेगा उसी के बारे में चर्चा करना है यहाँ पे ना, उसी से सिर्फ चेक करेंगे। अधिकांश शिक्षार्थियों का भार कितना है ना, जिन का मैच करेगा, आप 20 लेंगे ना, तो कम से कम 2-3, मतलब 2-3 तो मैच हो ही जाएगा कि किसी का 20 निकल गया, मतलब 2-3 का 20 निकल गया है ना, या फिर जो भी सबसे ज़्यादा अधिक मैच करेगा वही आपका हो जाएगा, है ना, वही मतलब अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं आगे। आगे दिया हुआ है आंकड़ों का अभिलेखन, ठीक है। कह रहा है ना कि एक कक्षा में 20 शिक्षार्थियों को दोपहर के भोजन के साथ मिठाई देने की योजना बनानी है, ठीक है। मिठाई भी देना है भोजन के साथ में, जैसे सरकारी स्कूलों में दिया जाता है ना। तो कह रहा है ना कि शिक्षक ने शिक्षार्थियों से 4 प्रकार की मिठाइयों बर्फ़ी, पेड़ा, गुलाब जामुन और जलेबी में से कोई एक मिठाई पसंद करके बताने को कहा, ठीक है। मतलब कितने, जैसे जितने भी बच्चे थे, है ना, टोटल कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, तो उसमें से बोला है कि ये 4 तरह की मिठाई आ गई है, तो उसमें से बोला है कि सबको एक ही तरह का मिलेगा, है ना। तो आप इनमें से चूज कर लीजिए किसमें कौन बर्फ़ी खाएगा, कौन कितना पेड़ा, और कौन गुलाब जामुन, और जलेबी खाएगा ना। तो पसंद करने को कहा गया। सभी शिक्षार्थियों ने मनपसंद मिठाई की सूची बनाने के लिए का कार्य कक्षा नायर मॉनिटर जो है दीपिका को दिया, है ना। दीपिका ने शिक्षार्थियों के नामों की सूची बनाई और उसके नाम के सामने उनके पसंद की मिठाई का नाम लिखा, ठीक है। यह सूची शिक्षार्थियों को उसके पसंद की मिठाई देने में सहायता करेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 20, देखिए 10 यहाँ पर लिखा गया है, 10 यहाँ पे है ना। जो दीपिका है उसने यह सब बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बनाया तो उसने लिखा ना कि अमिता को क्या पसंद है, बर्फ़ी, अनुराधा को क्या पसंद है, पेड़ा, इसमें उमा को क्या पसंद है, बर्फ़ी, प्रीति को बर्फ़ी। मतलब यह सभी से पूछा कि राधा तुम क्या खाओगी, तो बोली गुलाब जामुन हम खाएंगे। तो रमन क्या खाएगा, पेड़ा। अब इन्हीं चारों मिठाइयों की यहाँ बात कर सकते हैं ना, बर्फ़ी, पेड़ा, गुलाब जामुन, जलेबी। ऐसा नहीं कि कुछ और मिठाई का आप बात करने लगे। यहाँ पर आप बात करने लगे छेना का, है ना, तो यहाँ पर नहीं ऑप्शन में है, सिर्फ 4 ही में चूज करना है। तो इन्हीं चारों में सब चूज करिए, है ना। तो इतना सब लिखा गया है ना। सभी भावना ने गुलाब जामुन चूज किया और सलीम ने गुलाब जामुन, है ना। इसी तरह सबने देखा, ठीक है। तो कक्षा में आगे हम लोग को दिया हुआ है कि कक्षा में शिक्षार्थियों को देने के लिए कितना संख्या में बर्फ़ी या पेड़े की आवश्यकता होगी, है ना। कितनी संख्या में बर्फ़ी या पेड़े की आवश्यकता। चलिए बर्फ़ी अगर देखना पड़ेगा तो हमको जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बर्फ़ी, 5 6 बर्फ़ी, 6 बर्फ़ी की आवश्यकता पड़ेगी। और या पेड़े की आवश्यकता, अच्छा पेड़ा कितना है, 1 पेड़ा, 2 3 4 पेड़े की आवश्यकता होगी, है ना। यह जानने के लिए शिक्षिका ने नामों के एक एक करके पढ़ना, बर्फ़ी और पेड़े की कितनी संख्या गिननी पड़ेगी, ठीक है, गिनना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार जलेबी और गुलाब जामुन की संख्या जानने के लिए इस प्रकार को दोहराना पड़ेगा। सूची में शिक्षार्थियों की संख्या अधिक होने पर यह प्रतिक्रिया अधिक समय लेने वाली और जटिल हो सकती है ना। कह रहा है ना कि अब जैसे सबका यहाँ पे बर्फ़ी जोड़ेंगे, फिर अलग अलग से गुलाब जामुन जोड़ेंगे, है ना। तो इस तरह बहुत ज़्यादा लंबा होगा ना कि सबका बार बार मिलाना पड़ा। जैसे यहाँ पे हमको बर्फ़ी लेना है तो 1 2 3 4 फिर, ठीक है। तो इसलिए क्या किया ना कि इन्हीं सब का बना दिया। किसका बना दिया, बर्फ़ी का ही, पेड़ा का, इन चारों का ही चार्ट बना दिया, है ना, साड़ी बना दिया।
ठीक है, यह जटिल है। दीपिका ने एक नया उपाय सूझा, उसने कापी पर 4 चौकोर बॉक्स बनाए, ठीक है, 4 बना दिया और यही 4 तरह की मिठाई बांटना है हम लोग को, ठीक है, इन्हीं 4 तरह का मिठाई बांटना है ना, ठीक है। तो यह 4 बॉक्स बना दी दीपिका ने, उसने कापी में 4 चौकोर बॉक्स बनाए, फिर प्रत्येक बॉक्स में उसने के ऊपर एक मिठाई का नाम लिख दिया, ठीक है, मिठाई का नाम लिख दिया, सभी बॉक्स बनाकर मिठाई का नाम लिख दिया, ठीक है। उसने प्रत्येक शिक्षार्थी के मनपसंद मिठाई के नाम के अनुसार बॉक्स के अंदर एक चिन्ह बनाया, ठीक है, यह डॉट डॉट बनाया, ठीक है। नामों की सूची के अनुसार निम्न प्रकार से चिन्ह लगाएं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6 था, है ना, बर्फ़ी, अगर बर्फ़ी की बात करें, देखिए 6 लोगों ने लिया था तो सीधा 6 बर्फ़ी को ही बना दी, ठीक है, कि 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है, और पेड़ा था 4, हमने गिना। उसी तरह आप गिनेंगे गुलाब जामुन को ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आया ना। तो ये सब जलेबी कितना 2 रहा होगा, जलेबी कहाँ पर, यहाँ पर दिख रही है ना, बस इसी जो 2 गए, ठीक है। तो यहाँ 2 बना दिया, मतलब सीधा इनसे बता दिया कि कौन कितना मिठाई का आवश्यकता पड़ेगा, है ना। चलिए, दीपिका ने प्रत्येक बॉक्स पे चिन्हों को गिनकर प्रत्येक मिठाई की संख्या बता सकती है, ठीक है। दीपिका ने जो सूचनाएं अपनी सूची से प्राप्त की, वही सूचनाएं शिक्षिका ने निम्नलिखित सारणी द्वारा प्राप्त की, ठीक है, प्राप्त कर ली, ठीक है। अब शिक्षक ने जो बनाया है ना, शिक्षक द्वारा बनाई गई सारणी, अब शिक्षक बना रहा है कि बर्फ़ी हमको कितना चाहिए, 4 चाहिए, और 6 चाहिए ना, तो 6 चाहिए, तो उसने इस तरह से बना लिया, सही का निशान जैसा बना के कि 6 हमको चाहिए। पेड़ा कितना चाहिए, 4 स्टैटिक बना दिया, और कितना गुलाब जामुन, तो चलिए यहाँ पर लिखा नहीं है तो हम लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पर कितना 3 3 6 7 8, ये 8 हो जाएगा। जलेबी सिर्फ हमको 2 आवश्यकता है, ठीक है, इसी प्रकार हो जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं, आगे हम लोग को प्रयास करना, प्रयास कीजिए। उपरोक्त सारणी को ध्यान से देखिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सही चिन्ह द्वारा क्या सूचित किया गया है? सही चिन्ह इन ट्रिक्स द्वारा क्या सूचित क्या कर रहा है? मिठाइयों की संख्या बता रहा है कि बर्फ़ी वाली मिठाई कितना है, यह बता रहा है मिठाई की संख्या। हम लिख देते हैं यहाँ पे मिठाई की संख्या, इसी को ना दिखा रहा है, मिठाई की संख्या इन्हें बता रहा है कि 6 मिठाई बर्फ़ी हमको 6 चाहिए, पेड़ा 4 को चाहिए, 4 ठो, और गुलाब जामुन 8 चाहिए, ठीक है। अच्छा, कितने शिक्षार्थियों को पेड़ा पसंद है? कितने को पसंद है पेड़ा? सबको एक ही देना है, तो पेड़ा कितना 4 हमको आवश्यकता था, तो कितना 4 शिक्षार्थियों को पसंद है, तभी ना एक प्राप्त कर लेंगे वो, ठीक है। गुलाब जामुन कितने शिक्षार्थियों ने पसंद किया? गुलाब जामुन था 8 लोगों ने पसंद किया। चलिए, किस मिठाई को सबसे कम लोगों ने पसंद किया? इसी जलेबी को, जो हम लोग की राष्ट्रीय मिठाई है, ठीक है। आगे हम लोग आ जाते हैं, कितना कक्षा में कुल कितने शिक्षार्थी हैं? अच्छा, इन्हीं को हम जोड़ कर ना बता सकते हैं कि कुल कितने शिक्षार्थी थे। इन हमको पहले ही 20 पता है ना, 20 लोगों का ये हमने हिसाब किताब बनाया था, लेकिन हम इन मिठाइयों को भी जोड़कर बता सकते हैं कि हाँ कितने मिठाई। देखिए 6 4 10, 6 4 10 और 8 2 10, 10 10 20, 20 हो गया, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आंकड़े एकत्र करने के और भी सुविधाजनक तरीके हैं, आइए समझते हैं, ठीक है, आइए उनको समझा जाए। तो एक छात्रावास में 64 छात्र रहते हैं, ठीक है, 64 रहते हैं, चलिए अच्छी बात है। छात्रावास में प्रत्येक छात्र की रुचि भोजन देने के लिए एक दिन की भोजन व्यवस्था बनानी है, ठीक है। यह कार्य मॉनिटर को दिया गया। मॉनिटर ने भोजन की रुचियों के नाम एक स्तंभ में लिखकर फिर प्रत्येक छात्र को उसकी ना रुचि को भोजन को पूछा, ठीक है, कि किस में उसकी रुचि है, ठीक है। उस रुचि के नाम के सामने एक खड़ी लकीर ऐसे पाई मार दिया, ठीक है, अंकित कर कितना अग्रांकित लिखा है, सारणी तैयार की, मतलब यहाँ पे आगे जो लिखा गया है, बनाया गया है, इसी सारणी को प्राप्त किया है ना। कह रहा है ना कि यह इससे लकीर से यह क्या प्रदर्शित करता है कि उस रुचि के नाम के सामने, ठीक है, मतलब यह जितने लड़कों ने पसंद किया है ना, एक लड़का पसंद कर रहा है तो एक रुचि, एक मतलब यह, ठीक है, लकीर की संख्या। जैसे केवल रोटी जैसे भोजन की यहाँ पे रुचि बनाई गई, भोजन में कितनी और लकीरें कितनी खींची गई, लकीरों की संख्या, ठीक है। तो केवल मतलब पूछा कि रोटी चावल कितने लोग खाएंगे,
64 लोगों में, तो 64 में से कितना बोल दिए यहाँ पे, लकीरों की संख्या 12 है, तो 12 लोगों ने कह दिया कि हम लोग रोटी चावल खाएंगे। अच्छा केवल चावल दाल, केवल चावल, अच्छा केवल चावल खाएगा कोई, अच्छा केवल रोटी था यहाँ पे, केवल चावल कितना, यहाँ पे 5 लोग, ठीक है। यहाँ पे रोटी और चावल कौन कौन चाहेगा, तो यहाँ पे 21 लोगों ने किया है ना, 21 ऐसे लाइन खींचा हुआ है। अच्छा पूड़ी कौन खाएगा, 15 लोग इसी तरह खींचा गया। पराठा कितना, 11 लोग पे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं। अब इसको जोड़ेंगे ना तो आपको 64 ही मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखिए 5 2, देखिए 5 5 जोड़ देते हैं, 10 हो जाएगा, 11 और यह 12 13 14 को 4 लिख देंगे, बाकी इसको जोड़ेंगे ना तो 64 ही आएगा। 64 ही छात्रों को लिखा गया है कि किसको क्या पसंद है। इस सारणी में देखकर शिक्षक ने नया सुझाव दिया कि इन लकीरों को 5-5 के समूह में अंकित करना अच्छा होगा, ठीक है। 5-5 के समूह में करना अच्छा होगा, चलिए ठीक है। तथा 5-5 समूह में 5वीं लकीर के चिन्ह पर एक तिरछी रेखा के रूप में प्रयोग किया जाए, जैसे कि 1 2 3 ऐसे मार दिया, ठीक है, मैं प्रदर्शित किया जाए। देखिए 5 के लिए ना सिर्फ ऐसा बना दिया है, मतलब ना इस तरह 4 लाइन खींच के ऐसे काट दिया ना, इसका मतलब 5 है। और यह दर्शाता है कि 5 और 2 अर्थात 7। जैसे इस तरह यह ऐसे दिया हुआ है ना, यह इस प्रकार से, तो इस तरह काट दिया है ना, तो यह चिन्ह ही पूरा 5 है। और यहाँ पर फिर 2 लाइन आप खींच रहे हैं तो यह 5 2 7 हो गया, ठीक है, 5 2 7 हो गया। फिर देखिए 5 5 10 2 12, ठीक है। तो देखिए 5 यह ऐसे था तो 5, यह भी 5, और ये फिर 2 लाइन ना तो कितना, 5 5 10 और 2 12, ठीक है। यह दर्शाता है कि 5 और 5, ठीक है, और 2 अर्थात 12, ठीक है। टैली चिन्हों, यह टैली चिन्ह है, इसको कह रहा है। चिन्हों के 5-5 के समूहों में लेने पर उपयुक्त सारणी निम्नलिखित रूप से होगी। चलिए उस प्रकार से बना दे रहा है आप, ठीक है। चलिए तो अब देखिए केवल रोटी कितना, केवल रोटी देखिए 12 लोग ही प्राप्त करेंगे, ठीक है। मतलब देखिए सेम चीज़ है, वही 12 चीज़ है, ठीक है, 12 है। रोटी केवल चावल कितना, 5 ही लोग खाएंगे, तो मतलब बस इस तरह एक चिन्ह बनाए कि 4 लाइन खींचा है, फिर इस तरह काट दिया है, तो यह 5 मतलब है इसका भी 5, और यहाँ पर 2 बनाए तो 12, यहाँ पर सिर्फ 5, तो 5 5 5 4 बार है ना, तो 4 5 20 होता है, और 1 21 हो गया, 5 3 15 होता है ना, 15, 5 दूना 10 होता है, 1 11 हो गया, ठीक है। बस इसी प्रकार से मतलब यह टीचर लोग बना रहे हैं, कुछ नया तरह का चिन्ह बना दिए, ठीक है। अब एक अन्य उदाहरण लेते हैं, ठीक है, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। बोला किसी मोहल्ले में 50 व्यक्तियों द्वारा पसंद किए गए फ्रिजों की रंगों की तुलना का मिलान, ठीक है, चिन्हों को प्रयोग करते हैं बनानी है। इनमें से मिलान चिन्हों का प्रयोग करके निम्नलिखित साड़ी तैयार की गई है ना। जैसे लोग सबसे ज़्यादा कौन पसंद किए, देखिए नीला वाला कितना, 5 और 1 6, ठीक है, मिलान चिन्ह, और फ्रिजों की संख्या 6। लाल वाले कितना पसंद किए, लाल रंग का 5 5 10 2 12, 5 5 10, सफ़ेद वाला 5 5 10 4 14 पसंद किए। और स्लेटी का कितना पसंद किए, 5 5 10 15 15 16 17 18 पसंद किए, ठीक है। यह 50 व्यक्तियों का पसंद था, है ना। अब इसको जोड़ेंगे ना आप तो 50 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 50 व्यक्तियों का था। आगे हम आ जाते हैं। इस सारणी द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जा सकता है। लाल रंग का फ्रिज पसंद करने वालों की संख्या, लाल रंग कौन है, यही लाल रंग कितना पसंद करते हैं, 12 लोग, ठीक है। सबसे अधिक रंग किस रंग का फ्रिज पसंद किया जाता है, यही 18 वाला, स्लेटी वाला 18, ठीक है। तो सफ़ेद रंग का फ्रिज कितने व्यक्तियों द्वारा पसंद किया, सफ़ेद रंग वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, 14 लोगों ने पसंद किया है। सबसे कम किस रंग का फ्रिज पसंद किया जाता है, नीला वाला, ठीक है, सबसे कम पसंद किया गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अन्य क्रियाकलाप मिलान चिन्हों के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। आंकड़े को व्यवस्थित करना ना, मान लीजिए कक्षा 6 के 20 शिक्षार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा में गणित विषय में 50 पूर्णांक प्राप्त किए, उनके प्राप्तांक कितना है, यहाँ निम्नलिखित दिया गया है। बस सिर्फ देखिए संख्याओं को दिया गया है, तो यहाँ पे तो जानकारी हमको अधूरा लग रहा है, क्योंकि बस संख्याओं को मतलब दे दिया गया है। सभी अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, तो सब 50 से नीचे ही पाएंगे, है ना, 50 भी कोई पा सकता है, फुल में फुल, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए तो अब इसमें बच्चों का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन बस यहाँ पर सिर्फ बता दिया गया है कि मतलब सभी अंकों को ना। तो अब यह दिया हुआ है आगे हमको कि यदि 17 या 17 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों को उत्तीर्ण माना जाता है ना, 17 मतलब 17 पर पासिंग मार्क है, 17 पर पास हो जाएंगे, 17 से अधिक भी रहेगा तो अच्छी बात है। उत्तीर्ण माना जाए तो प्राप्तांक देकर बताइए, क्या ये तुरंत बता सकते हैं, यह बताया जा सकता है कि कितने शिक्षार्थी उत्तीर्ण हैं। शिक्षार्थी उत्तीर्ण है, गिन लेते हैं इसको। देखिए तो 17 से अधिक, यह भी पास है, यह अभी 1 2 हो गया, यह फेल है, 17 से कम है, 1 2 पास, 3 पास, 4 पास,
5, ठीक है, 6, 7, 8, ये भी पास है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सब पास हैं, बस एक ही फेल है यहाँ पर, ये वाला कहाँ गया, 16 वाला, यह फेल है, बाकी सब पास हैं। तो कितने शिक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए? ठीक है, तो 19 पास हैं और एक फेल है, ठीक है, क्योंकि यही एक 16 ही कम है और इससे कम तो कोई नहीं है। चलिए ठीक है, तो कितने शिक्षार्थियों ने 30 अथवा 30 से इससे अधिक अंक अर्जित किए, है ना। चलिए बताते हैं कितने 30 से अधिक, यह 1 हो गया, 2 हो गया, 30 ना, 30 वाले को भी लेना है, तो 30 यह 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर यह 6, यहाँ पर 7 लोगों ने कुल प्राप्त किया, है ना। इसको एक बार फिर से गिन लेते हैं, देख लेते हैं कहीं कोई छूटा नहीं ना। देखिए 30 या 30 से अधिक ना, तो 30 ये अभी आगे 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, और यहाँ पे ये 6 बना, ये 7, चलिए 7 ही है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, आगे दिया हुआ है, ध्यान दीजिए कि मूल रूप में एकत्रित किए गए आंकड़ों को देखकर इनसे सीधे कोई निष्कर्ष आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रायः जिस मूल रूप के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वे अव्यवस्थित होते हैं, ठीक है। ऐसे आंकड़ों में अपरिष्कृत, ठीक है, अपरिष्कृत लिखा है, अथवा अवर्गीकृत आंकड़े भी कहते हैं, ठीक है। उपरोक्त उदाहरण में जो यह उदाहरण दिया था हम लोग को, पीछे दिया है, ठीक है, उदाहरण में कक्षा 6 के 20 शिक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांक जिस रूप से एकत्रित किए गए हैं वे अवर्गीकृत हैं। चलिए हम उदाहरण 20 देखते हैं, उदाहरण क्या था हम लोग का। चलिए आगे तो उदाहरण ही दिया गया है, इसी को लग रहा है बात किया है, चलिए इसी को बात किया था, है ना, उपरोक्त उदाहरण कक्षा में। चलिए इसी का बात कर रहा था, क्योंकि यहीं 20 शिक्षार्थी हैं, ठीक है। तो 20 शिक्षार्थियों ने गणित में प्राप्तांक किए, ठीक है, एकत्र किए, यह वे अवर्गीकृत है ना, मतलब जैसे मन कर वैसे लिख दिया गया है, बस सम का लिख दिया गया है ना। ऐसा नहीं है कि कोई कॉलम वॉलम बना कर लिखा गया है कि कौन कितना अधिक पाया, कौन मतलब 20 पास वालों की संख्या, फेल वालों की, मतलब कोई भी यह सारणी नहीं बनाया गया, बस सम का लिख दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, आगे दिया हुआ है कि वे अवर्गीकृत हैं, मतलब अवर्गीकृत हैं, ठीक है। इससे कोई निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम इनको व्यवस्थित करना होता है, ठीक है, व्यवस्थित करना होता है। चलिए आंकड़े मूल रूप में अव्यवस्थित होते हैं, इन्हें वर्गीकृत आंकड़े या कच्चे आंकड़े भी कहते हैं, है ना, मतलब कच्चे आंकड़े हैं, मतलब इन्हीं से हम लोग मेन आंकड़े प्राप्त करेंगे, ठीक है। इनसे कोई उद्देश्य निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम इनको व्यवस्थित करना पड़ता है ना, व्यवस्थित करना पड़ेगा तभी आप कुछ तुलना कर पाएंगे, है ना। चलिए अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना, आंकड़ों को वर्गीकृत करना, ठीक है, आंकड़ों को वर्गीकृत करना मतलब बांटना, ठीक है, या फिर आरोही या अवरोही क्रम में लिखना, बढ़ते या घटते क्रम में, ठीक है। तो आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, छोटे से बड़े, मतलब आरोही मतलब ये समझिए कि सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं, है ना, तो 0 से शुरू करेंगे, मतलब सबसे कम से शुरू करेंगे, कम से शुरू करते हैं अधिक जाते हैं आरोही में, अवरोही में मतलब नीचे उतरते हैं हम लोग, ठीक है। तो आरोही क्या होता है, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने के लिए सर्वप्रथम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, ठीक है, इसके बाद उसके बराबर अथवा उससे ठीक बड़ी संख्या, अगर मान लीजिए 5, 5, 2 आ गया ना आंकड़े में, तो 5, 5 दोनों को लिख देंगे, फिर उससे बड़ी संख्या लिखेंगे, ठीक है, बड़ी संख्या लिखते हैं। यदि अव्यवस्थित आंकड़ों बहुत अधिक नहीं है तो सावधानीपूर्वक देखकर इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे उपरोक्त सारणी में आंकड़ों की संख्या केवल 20 है, ठीक है, अतः यदि हम चाहें तो इन आंकड़ों को में से सावधानीपूर्वक क्रम से छोटी से बड़ी संख्या की ओर बढ़ते हुए संख्याओं को आरोही क्रम में निम्नवत व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसी आंकड़े को हम लोगों को ना बस इस तरह लिख दिया 16, 17, 16, 17, 21, और जैसे अब बताना रहेगा पास फेल तो हम तुरंत बता देंगे। जैसे देखिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे बड़ा सब लिखा हुआ है ना, तो देखिए तो 17 और 17 के बाद का पास था, तो देखिए यह फेल हो गया, बाकी सब ये पास हो गए, ठीक है। इस तरह अब 30 के बाद बताना रहेगा तो अब यहाँ से सीधा बस देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक गिन लेंगे,
है ना, हो गया ना जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 क्या है, मतलब 30 या 30 से अधिक पाए थे। इस तरह हम लोग तुरंत तुरंत उत्तर दे लेंगे। इस तरह आरोही और अवरोही क्रम में था, इस तरह मतलब लिखा गया था, है ना। तो ऐसे हम लोग नहीं बता पा रहे थे, है ना, इधर उधर था सब, ठीक है। चलिए, तो आरोही क्रम में इसको लिखा गया, ठीक है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, यहाँ से शुरू करेंगे घटते हुए ना, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको फिर इसको, ठीक है। तो आते हैं, यदि उपयुक्त क्रम को उलट दिया जाए तो ये आंकड़े अवरोही क्रम में हो जाते हैं। अर्थात आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखने के लिए सर्वप्रथम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब ये समझिए कि सीढ़ी पर से उतर रहे हैं ना, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर आप चढ़ गए हैं, सबसे अब नीचे वो उतरिए, ठीक है। तो देखिए, तो उसके बराबर अथवा उससे छोटी संख्या, फिर उसके बाद कितना, आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखने से लिए सर्वप्रथम सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बराबर अथवा उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर अंत में सबसे छोटी संख्या लिखते हैं ना। उपयुक्त उदाहरण में दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं, अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटते, ठीक है। तो पहले 45 को लिखेंगे, फिर 42, देखिए 42 साथ में थे तो पहले इन दोनों को लिख दीजिए, ठीक है, दोनों को ही साथ में लेंगे। फिर 38 37, फिर उतरते हुए सबसे छोटी संख्या बाद में, ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या पहले। इसमें सबसे छोटी लिखेंगे, आरोही में सबसे छोटी पहले और सबसे बाद में सबसे बड़ी, और लेकिन अवरोही में सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं और सबसे छोटी संख्या बाद में लिखते हैं। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि इस प्रकार यदि आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्राप्तांक में संबंधित में जानकारी अधिक स्पष्ट और सुविधाजनक है। यदि 30 से अधिक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करनी हो चाहे तो हम सुगमतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। साथ ही न्यूनतम और अधिक प्राप्त करें तुरंत ज्ञात कर सकते हैं ना। जैसे कह रहा है ना था कि 30 और 30 से अधिक प्राप्त करना रहेगा, जैसे इनमें आरोही और अवरोही में, तो 30 से आप अधिक तुरंत प्राप्त कर लेंगे, और सबसे कम अंक की बात करेगा तो बता देंगे कि 16 वाला सबसे कम अंक पाया था और 45 वाला सबसे अधिक अंक पाया था, ठीक है, तुरंत आप बता दिए, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, मतलब इसको आसानी सुगमता से मतलब आसानी से हल कर सकते हैं हम लोग ना। आगे दिया हुआ है वर्गीकरण। आंकड़ों को की संख्या अधिक होने पर उन्हें आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने में कठिनाई होती है, ठीक है, सही बात है। तो ऐसी स्थिति में हम आंकड़ों को निम्नलिखित 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, गुणों के आधार पर करते हैं, ठीक है, और वर्ग अंतराल के आधार पर करते हैं, है ना। चलिए, गुणों के आधार पर वर्गीकृत, ठीक है, वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में वे सब आंकड़े जिनमें एक ही प्रकार के गुण होते हैं, ठीक है, ठीक है, एक वर्ग में रखे जाते हैं, सही बात है। सबको जैसे एक प्रकार के गुण रहेगा तो उसको एक ही वर्ग में रखा जाएगा। जिनमें दूसरे गुण होते हैं वह दूसरे वर्ग में रखे जाएंगे। उदाहरण के लिए भारत के विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या, ठीक है, तो जनसंख्या को हमें निवास स्थान के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया, ग्रामीण और शहरी, ठीक है। ग्रामीण और शहरी का हम लोग निकालेंगे पहले गाँव का। जैसे देखिए कौन प्रदेश है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोग हैं और शहरी क्षेत्र में कितने लोग हैं, जोड़ देंगे तो पूरा निकल जाएगा कितने लोग हैं, ठीक है, निवास स्थान करते हैं, ठीक है। ग्राम लोगों को अलग, ग्रामीण लोगों को, और शहरी लोगों को अलग से, और प्रदेश जो भी प्रदेश रहेगा, उत्तर प्रदेश मतलब जितने भी प्रदेश हैं, ठीक है, कोई प्रदेश रहेगा वो प्रदेश लिखा जाएगा। और पहले गाँव में आप देख लीजिए कितने गाँव में लोग हैं, है ना, और जनसंख्या क्या है, कितने लोग रहते हैं गाँव में और कितने लोग शहर में रहते हैं, दोनों लोग को जोड़ देंगे तो कितना सबका योग निकल जाएगा। गुणात्मक आधार पर वर्गीकरण वह रीति है जिसमें संकलित आंकड़ों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं। आगे दिया वर्ग अंतराल के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। जब आंकड़ों की संख्या बहुत अधिक होती है तो होती है और केवल गुणों के आधार पर इनका वर्गीकरण करने का अध्ययन के उद्देश्य को पूर्ति नहीं की होती, तब संख्यात्मक सामग्री को अधिक प्रभावशाली तथा सांख्यिकी गणना हेतु इन्हें अधिक उपयुक्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए इन आंकड़ों को समूह या वर्ग अंतराल में रखकर भी व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। चलिए, इसका वर्ग अंतराल का मतलब है ना कि रख देगा 50 से 60 के जो भी बीच का रहेगा उसको एक में रख देगा, 60 70 के बीच में जो भी रहेगा उसको एक में रख देगा, इससे और आसानी से करते हैं हम लोग ना। चलिए आगे दिया हुआ है अवर्गीकृत आंकड़ों की सारणी बनाना। शीघ्र निष्कर्ष निकालने के लिए आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है। उदाहरण के लिए कक्षा में 6 के 20 शिक्षार्थियों के गणित प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा में प्राप्तांक निम्नवत है ना। कह रहा है गणित में सब प्रथम प्रश्न पत्र में इतने सब पाए हैं, कोई 22 पाया है, कोई 26, कोई 22, कोई 38, इस प्रकार से सब लोग पाए हैं। हम जानते हैं कि इस रूप में दिए गए आंकड़ों को अपरिष्कृत
या अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। इन अवर्गीकृत आंकड़े को देखकर किसी भी कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, कितने प्रथम श्रेणी में हैं हुए आदि की जानकारी सरलता से नहीं की जा सकती है ना। सही से हम बता नहीं सकते कौन कौन उत्तीर्ण किया है, कौन अनुत्तीर्ण है, मतलब बता पाएंगे लेकिन ज़्यादा समय लगेगा, बस यही वाली बात है। तो आंकड़ों को व्यवस्थित रखने के लिए सर्वप्रथम उन्हें आरोही और अवरोही क्रम में की संख्या में रखते हैं, ठीक है, रख सकते हैं। संख्याएं अधिक होने पर केवल अवलोकन या निरीक्षण करके इन्हें आरोही क्रम में रखना सरल कार्य नहीं है, ठीक है। आंकड़े बहुत सारे अधिक रहेंगे ना, जैसे 100-200 आ जाएगा तो हम लोग इस तरह आरोही और अवरोही क्रम में करेंगे तो मतलब आसानी से नहीं कर पाएंगे। अतः इन्हें आरोही क्रम में रखने की विधि कितना है, सरल है। मतलब यहाँ पर सिर्फ 20 थे तो इसलिए सरल कर दिया, इसी तरह आरोही और अवरोही लिख दिया, ठीक है। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि उपरोक्त आंकड़ों को आरोही क्रम में रखना है ना, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में रखना है। तो चलिए यहाँ पे 22 लिखा हुआ है, काट दिया है, ठीक है। 26 लिखा हुआ है, इस तरह सबको काट दिया हुआ है, आंकड़े इस तरह लिखे गए हैं, ठीक है। चलिए तो हम आगे पढ़ते हैं कि इसका क्या मतलब है ना। सबसे पहले पहले प्राप्त अव्यवस्थित आंकड़ों को सबसे छोटी संख्या 16, ठीक है, 16। सबसे बड़ी संख्या 40 है, ठीक है, यहाँ पर 40 था, ठीक है, पीछे यहाँ पर दिया था कि 40 था और सबसे छोटा 16 था, ठीक है। ज्ञात कर लीजिए, इससे यह जानकारी प्राप्त की मिलती है कि इन आंकड़ों का फैलाव 16 से 20 तक होगा। बाकी जैसे सबसे छोटी संख्या है और सबसे बड़ी संख्या है ना, मतलब इन सब का फैलाव क्या होगा, 16 से अधिक होगा और लेकिन 40 से कम तक ही होगा, 16 से 40 तक ही इन सब का होगा, है ना, आपस में यहीं तक होंगी संख्याएं। अब ऊर्ध्वाधर रूप से क्रम में 16 से 40 तक की संख्याएं लिखिए। 16 से इस तरह 16 से इस तरह लिख गया है 16, फिर 17, 18, 19 इस तरह लिखा गया है, सब संख्या होगा ना, 35, 36, 40 तक आपने लिख दिया सभी को। और देखिए इसके सामने 3 लाइन बनाया है, इसके सामने 4 लाइन, 2, 2, 2, 3 इस तरह सब लाइन बनाया है ना। तो चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं इस सब का मतलब क्या है। अब अव्यवस्थित आंकड़ों को सबसे पहली संख्या देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 16, यह संख्या 22 है। अब अव्यवस्थित दिया हुआ है, अब अव्यवस्थित आंकड़ों में सबसे पहली संख्या देखिए, यह संख्या 22 है, सबसे पहली संख्या 22 है। चलिए यहाँ पर है अव्यवस्थित संख्या क्या है, पहले 22 है, ठीक है, यहाँ पे 22 दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है। चलिए अव्यवस्थित, इससे यहाँ से काट दीजिए। चलिए यहाँ पर ये काट दिया है, ठीक है। तथा क्रम से लिखी गई संख्या में 12 समष्टि एक टैली का चिन्ह बना दीजिए। मतलब 22 एक हो गया, 22 को ना आप बना दिए, यहाँ से एक काट रहे हैं ना, 22 काट दिए तो यहाँ पर एक बना दिए, ठीक है, बना लीजिए, का चिन्ह लगा दीजिए। अव्यवस्थित आंकड़ों को दूसरी संख्या को 26 को काट के 26 के सामने एक टैली लगा दीजिए। 26 को काट दिया, यहाँ पर भी एक टैली लगा दिया, ठीक है। फिर 22 है, अब 22 को काट देते हैं, फिर एक लगा देते हैं टैली, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे को काट कर 26 के सामने 26 एक टैली, अच्छा जो 26 था 26 को काटे, फिर काट के इसी प्रकार क्रिया आगे बढ़ाई ना। प्राप्त आंकड़ों को कोई संख्या 2 या 2 से अधिक बार दोहराई गई है तो उसके जैसे अधिक उसको बनाया गया है ना। 28 इसमें देखिए, 28 को जैसे यहाँ पर 3 बार लिखा दिया है ना, तो 28 को देखिए 3 28 होगा, एक यहाँ पर 28 काटा होगा, 1 2 और 28 कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3 28 काटा तो यहाँ पे 3 लगा दिया है ना। मतलब जो जितना था उसको उतना बार लिख दिया है ना। बाकी यह 17 था ही नहीं, 17 इसमें नहीं है ना, तो इस यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पर जो भी था 1-2 बार जो भी था इसको लिखा गया है कि ये 38 कितना बार था, 3 बार था। यहाँ पे इसमें देखेंगे तो आपको 38 यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे यह 2 मिला और यहाँ पर एक इधर होगा 3 बार मिला, ठीक है। इसी प्रकार से लिखा गया, जिसको जितना बार था उसका एक आगे टैली लगा दिया गया है ना। इसी प्रकार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने दें। यदि प्राप्त आंकड़ों में 2 या 2 से अधिक बार दोहराई गई तो वह संख्या जितनी बार दोहराई गई है उतनी टैली के संगत सामने सम्मुख लगा दीजिए, है ना। जितना बार दोहरा रहा है उसको लगा दीजिए। उदाहरण के लिए 26 के सामने 2 टैली या 28 के सामने 3 टैली का चिन्ह लगाया गया। इस प्रकार अव्यवस्थित आंकड़ों में अंतिम संख्या तक के टैली चिन्ह लगाइए, ठीक है। इसके पश्चात ऊर्ध्वाधर रूप से इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में निम्नलिखित रूप से ध्यान से, जिससे आप ध्यान रहे कि जिस संख्या के सामने जितनी टैली थी वो उतनी बार लिखी गई थी, है ना। जाहिर सी बात है 16 कितना बार था, 1 2 3 बार, 16 3 बार था। चलिए और 17 है ही नहीं तो 21 सिर्फ 22 है, ठीक है। 22 कितना बार है, 4 बार है, 4 टैली लगा है ना, तो 22 4 बार इसमें रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे दिखाए होंगे 1 2, यहाँ पर 3, यहाँ पे 4 बार था। तो देखिए तो अब जो था उसको लिख लीजिए। 16 कितना बार, 3 बार, 1 2 3 बार 16 लिख लिया आपने। 22 कितने बार था, 4 बार, तो 4 लिख लिया। फिर देखिए 22 के बाद आ जाइए 26 पे,
26 कितना बार, 2 बार, 26 2 बार हो गया। 27 2 बार, ठीक है। उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा। 27 28 कितना, 3 बार, ठीक है। 28 के बाद सीधा 26 एक बार, 26 36 है ना, 36 एक बार। 27 है, 37 है नहीं, 38 3 बार, 38 3 बार है ना, तो 3 बार 38 हो गया। और फिर 40 है 2 बार, 40 2 बार हो गया, ठीक है। इस तरह हमने आंकड़ों को बना लिया। यह आंकड़े आरोही क्रम में, आरोही बढ़ते क्रम में है ना। 16 के बाद कितना आएगा, 22 आएगा, 22 के बाद 26, 26 के बाद 27, 28 के बाद 38, फिर 40 है ना, बढ़ते क्रम में है ना। चलिए इसी प्रकार संख्याओं को ऊर्ध्वाधर क्रम में 40 से 26 तक घटते क्रम में लिखकर आरोही क्रम में ज्ञात किया जा सकता है। अब घटते क्रम में लिखेंगे तो पहले 2 बार 40 लिखेंगे, फिर 38 3 बार, फिर 36, फिर यह सब लिखेंगे, इस तरह से सब लिख देंगे है ना पलट के। बस ये हो जाएगा हम लोग को आरोही क्रम। इस प्रकार से किया जा सकता है। इस रूप में रखे गए आंकड़ों को व्यवस्थित या सारणीबद्ध आंकड़े कहते हैं, ठीक है। व्यवस्थित या सारणीबद्ध आंकड़े कहते हैं इसको, ठीक है। इस रूप में रखे गए आंकड़ों से सुविधाजनक तथा स्पष्ट रूप से जानकारी मिले। जाहिर सी बात है, इसमें कुछ भी हमको निकालना रहेगा 30 से अधिक तो हम लोग तुरंत यहाँ से निकाल देंगे, है ना। कोई भी सबसे छोटा पूछेगा कितने, सबसे कम अंक कितने मिला है, तो यहाँ पे 3, सबसे अधिक कितने पाए हैं 2, तो मतलब सबसे बड़ा कौन है 40, सबसे कम से कम कितना अंक मिला, तो 16 हम लोग बता देंगे, है ना। इस तरह आंकड़ों में सुविधाजनक और स्पष्ट रूप से जानकारी मिल रही है। जैसे प्राप्तांक, सबसे कम प्राप्तांक 16 है, सही बात है। 17 से कम प्राप्तांक वाले 3 शिक्षार्थी, ठीक है। 17 से कम, देखिए यही तीनों पाए हैं, ठीक है, 3 शिक्षार्थी। 35 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 6 शिक्षार्थी। 35 से अधिक, 35 से अधिक मतलब 36 37 38, देखिए तो 35 के अधिक ना, तो 1 2 3 4 5 6 शिक्षार्थी हैं आदि। ये सब आप आंकड़े आराम से प्राप्त कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, आगे हम लोग को दिया हुआ है अभ्यास 3 है ना, तो चलिए अब इसको हम लोग हल कर लिया जाए। अभ्यास 4 है, ठीक है, तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। है ना, तो देखिए ये हम लोग को दिया हुआ है किसी मोहल्ले के 10 परिवार सदस्यों की संख्या निम्नलिखित दी गई है ना। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं पहले का, आरोही क्रम में लिखना है तो ये तो लिख ही देंगे आप लोग। हल नंबर 1, ठीक है। चलिए हम लोग लिखना है किस में, आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम है ना। तो हम लिख देते हैं आंकड़ों को आरोही क्रम में ना। चलिए नीचे हम लिख देते हैं। देखिए आरोही क्रम में लिखेंगे ना तो सब समझ लिए, आरोही में आप ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे, सबसे बड़ा बाद में। सबसे छोटा इसमें से कौन है, देख रहे हैं ना कि 2 सबसे छोटा है, ठीक है। 2 लिख दीजिए, ठीक है। 2 के बाद जाएंगे तो 3, 3 कितने बार है, 1 2 बार ना 3 है, तो 2 बार 3 लिखिए, ठीक है। 4 एक बार है, तो 1 बार 4 लिख दीजिए, ठीक है। और 5 है ना, चलिए 5 है 1, चलिए 6 भी है, 6 कितना 2 बार है, तो 2 बार 6 लिख दीजिए, ठीक है। और 7 भी है, तो 7 को भी लिख दिया जाए। और 8 भी है यहाँ पे, 8 को भी लिख देते हैं। और फिर 9 को लिख देते हैं। चलिए और जोड़ लेते हैं, देखिए 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हुए ना। ये देखिए आरोही क्रम में है, ठीक है, आंकड़े। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे वाले कॉल कर लेते हैं। हल दिया हुआ है हम लोग को, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में हम लोग को लिखना है, मतलब यही बढ़ते हुए क्रम है ना। तो चलिए हम यहाँ पर भी लिख देते हैं आंकड़ों को आरोही क्रम में, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख दीजिए। चलिए हम लोग आ जाते हैं। देखिए सबसे छोटा 2 है ना, तो 2 को हम लोग पहले लिख लेते हैं। और आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। 2 के बाद 3 तो है ही नहीं, 3 नहीं है ना। चलिए तो 4 को लिखते हैं। 4 के बाद 4 को हमने लिख लिया। 4 के बाद 5 है नहीं, 6 है, तो 6 को लिखते हैं। फिर 7 है ही नहीं, तो 8 को लिखते हैं। फिर 9 को लिखते हैं, ठीक है। अच्छा 9 के बाद कौन लिखेंगे, चलिए इतना हमने लिख दिया ना। 9 के बाद आ जाएगा 12, ठीक है, 12 ही आ जाएगा। चलिए 12 हो गया, ठीक है। 12 के बाद हो जाएगा
हमको लग रहा है 12 के बाद यहीं आएगा सीधा 22, ठीक है। 12 के बाद 22, 12 के बाद 22 हो गया। 22 के बाद 23 भी दिया हुआ है, 23। देखिए 24 भी यहाँ पर दिया हुआ है, 24 25 दिया है तो लिख लेते हैं, 24 25 भी लिख लेते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से करेंगे, कोई छूट ना जाए। 25 तक लिख लिया, 26 सही नहीं, 27 सही नहीं, ठीक है। 28, चलिए 28 भी नहीं, 29 है, 29 हो गया, ठीक है। आगे हम लोग आ जाते हैं, 29 हो गया। चलिए 30 भी नहीं है, ठीक है। इधर का सब हो गया है ना, 30, फिर 31, अब यही सब 4 बचे हैं। 31 32 लिख देते हैं, 32 को, 32 हो गया। फिर हो गया 37 और फिर 42 और 44। चलिए इसको थोड़ा यहीं पे लिख देते हैं। चलिए 42 44 है ना, चलिए 42 और ये हो गया 44, ठीक है। 42 44 हो गया। चलिए थोड़ा इसको हम लोग गिन भी लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलिए सभी का हमने लिख दिया है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, हल 3 वाले को कर लिया जाए। देखिए इसमें हम लोग को दिया हुआ है कि किसी कक्षा में 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नलिखित लिखा गया है ना, प्रतिशत लिखा गया है। आंकड़ों को और वही मतलब घटते क्रम में, सबसे बड़े वाले को पहले लिखना है, फिर क्या लिखना है, सबसे छोटे वाले को। हम लिख देते हैं आंकड़ों को और वही क्रम में, ठीक है। और वही मतलब सबसे बड़ा हम लोग लिखेंगे, तो सबसे बड़ा 73 है, नहीं 75 है, 75 से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग 75 को लिखेंगे, ठीक है। 75 को लिख दिया। अब चलिए 75 हो गया ना, चलिए 75 हो गया। तो अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 75 हो गया है। अब हम लोग लिख रहे हैं 74 को। चलिए 74 भी हो गया, ये वाला भी हो गया, 75 74 हो गया। चलिए 73 भी है, 73 को भी लिख लिया जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी ये भी हो गया 75 73। अब आ जाते हैं 60। चलिए 60 वाले में अब सबसे ज़्यादा 67 अधिक है, 67 वाले को लिख लेते हैं, 67 हो गया। चलिए ये हो गया। और फिर कितना, 62, फिर 61 को भी लिख लिया जाए, 62 और 61, ये सब हो गया ना। चलिए फिर कौन सा हो जाएगा, या 57 हो जाएगा, 57, फिर 55, फिर 33, ठीक है। यह अवरोही क्रम हमने लिख दिया, घटते क्रम है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बार फिर से मिला रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर देख लें, यहाँ पे 10 दिया गया है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक को हम भूल गए हैं ना। तो यहाँ पर देख ले रहे हैं, एक बार मिला दिए, 67 लिख दिए हैं, 67 लिख दिए हैं, ठीक है। 55 लिख दिए हैं, 55 लिख दिए, 57 लिख दिए हैं, 57 भी लिख दिए हैं, और 42 इसी को हम भूल गए है ना। चलिए इसको हम लोग भूल गए, तो ये 42 कहाँ रहेगा, 55 और कितना इसके बीच में रहेगा ना। चलिए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कितने, 42, यहाँ पर हो गया 42, ठीक है। 42 के बाद 33 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं किस में, हॉल नंबर 4 पे। चौथे वाले को हल कर लिया जाए। दिया हुआ है ना कि एक ग्राम में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 विद्यार्थी जब कार्डधारकों द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों को और वही क्रम में लिख ज्ञात कीजिए कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया, ठीक है। चलिए हमको पहले क्या करना है, इसको और वही क्रम में लिखना है, लिख दें, पहले लिख दें आंकड़ों को और वही क्रम में, आंकड़ों को और वही क्रम में, ठीक है। और वही क्रम में लिखना है ना, यहाँ पर देख लें, हाँ और वही क्रम में मतलब घटते हुए क्रम में। चलिए तो 20 लोगों को लिखना है, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको। देखिए तो पहले सबसे बड़े को खोजेंगे,
सबसे बड़ा हमको यही 25 ही लग रहा है ना, 25 ही सबसे बड़ा है। तो चलिए पहले 25 को लिख लेते हैं, ठीक है। 25 हो गया, फिर 24 हो गया, ठीक है। चलिए 25 हो गया, 24 भी हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 25 24 के बाद 19 होगा, चलिए 19 होगा। और फिर एक सेकेंड, 25 24 के बाद ना 21 होगा। यहाँ पर हम लोग को 25 24 के बाद 21 भी है, तो हम लोग को पहले 21 को लिखना पड़ेगा, है ना। 21 19 नहीं रहेगा, 21 रहेगा, 21 के बाद 19 रहेगा, ठीक है। 21 के बाद 19, चलिए ये हो गया ना, 21 19 हो गया। और फिर अब लिख देते हैं 17 को, 17, ठीक है। अब देखिए 17 के बाद लिख देते हैं, यहाँ पर 16 दिया हुआ है और यहाँ पर भी 16 है, चलिए 16 और 16, 2 बार है तो 2 बार इसको लिख देंगे, 16 16, ठीक है। अच्छा अब इससे कम कौन होगा, 16 से 12 पर चले जाते हैं ना, नहीं नहीं 15 भी है, 15 भी है तो 15 को भी लिख लेते हैं, 15 और कितना 12 पर आ जाते हैं हम लोग ना। चलिए तो 12 1 2 3 बार 12 है, 3 बार 12 लिख दीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखिए इसको और इस 12 को ले लिए, चलिए 12 के बाद कितना 11, देखिए 1 बार है और 2 बार है 11, 2 बार 11 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी ले लिया हमने 11 को भी, 11 के बाद चलिए सबको ले लिया ना। तो 9 कितना बार है, 2 बार है, 1 2 बार 9 है, 9 2 बार हो गया। चलिए 9 को हमने ले लिया ना, या 9 को भी ले लिया और यहाँ पर 9 था, इसको भी ले लिया। चलिए 8 कितना बार है, 1 2 3 बार 8 है, देखिए एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 3 बार 8 है, 1 2 3 बार 8, ठीक है। अब 3 बार 8 हमने ले लिया, तो अब कौन सा बचा, सिर्फ बचा है 7 और 3, 7 कामा 3। तो देखिए एक बार हम थोड़ा गिन लेते हैं कि अब 20 है कि नहीं, ठीक है। 20 व्यक्तियों का था, ठीक है, 10 दिनों का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, 20 लोगों का है। चलिए हम लोग अब आगे हम लोग को दिया हुआ है कि कह रहा है ना कितने व्यक्तियों ने, यह सबका दिन दिया हुआ है कि कौन कितने दिन काम किया है ना। तो यहाँ पे 20 व्यक्तियों के एक माह में किए गए कार्यों की योजना है ना, कौन कितना कार्य किया ना। तो दिया हुआ है कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया। 10 दिन से कम कौन काम है, 10 दिन, देखिए यहाँ से कम कौन है, यही सब है ना, कम वाले हैं। 10 दिन से अधिक वाले ये तो है ही, 11 अधिक होगा, लेकिन 10 दिन से कम यही है, तो हम लिख देते हैं 10 दिन, 10 दिनों से कम कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस संख्या कितना है, 7 है, ठीक है। ये हम लोग का हो गया हल, ठीक है। 7 व्यक्तियों ने किया, ये 20 व्यक्तियों का था, ठीक है, आंकड़ा था। तो और 7 व्यक्तियों ने कितना 10 दिन से भी कम काम किया है ना, सबका ये आंकड़ा था। यहाँ पे मतलब 7 व्यक्तियों ने क्या किया, 10 दिन से भी कम काम किया, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं किस पे, अब हम लोग हल करेंगे कौन सा, अभ्यास 4 भी हल करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।